स्वागत करते हैं हम आप सभी का mahindraguru.com के इस वीडियो सेशन में। और आज का हमारा विषय है टिप्स एंड ट्रिक टू क्रैक जीएस, अर्थात सामान्य अध्ययन विषय की बेहतर तैयारी हेतु सुझाव और तरकीबें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामान्य अध्ययन हमेशा से ही प्रतियोगी छात्रों के मध्य एक रोचक विषय के रूप में रहा है, किंतु एक बृहद पाठ्यक्रम होने के कारण इसकी संपूर्ण और बेहतर तैयारी करना एक दुरूह कार्य है। आज हमारा यह वीडियो सेशन इसी पर केंद्रित है ताकि इस विषय को आसान बनाया जा सके और इसमें सरलतम ढंग से इसकी व्याख्या की जा सके, तैयारी की जा सके। सर्वप्रथम किसी विषय की अच्छी तैयारी तभी हो सकती है जब हम उस विषय के पाठ्यक्रम की बेहतर जानकारी होगी। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत किन किन विषयों को शामिल किया जाता है। सर्वप्रथम भारत एवं विश्व का भूगोल। आप यहां पर देख रहे हैं कि जीएस के अंदर में सर्वप्रथम भारत और विश्व के भूगोल की बात की जा रही है और 8 से 10 प्रश्न को यहां से लिया जाता है। 8 to 10 प्रश्न अगर यहां से लिए जा रहे हैं तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं 8 to 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं भारत एवं विश्व के भूगोल से। भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास से यहां से भी 8 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। 8 से 10 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से भी बन रहे हैं। अब एक सवाल बनता है कि भूगोल से 8 से 10 क्वेश्चन और भारतीय इतिहास से 8 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था जो तीसरी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, यहां से भी 8 से 10 क्वेश्चन और भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 से 12 क्वेश्चन डिराइव किए जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान यहां से 12 से 14 क्वेश्चन डिराइव किए जा रहे हैं। अब एक सवाल यहां पर बन रहा है कि ये तो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारी आपकी कोर सब्जेक्ट हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये कोर सब्जेक्ट के साथ साथ में जो आजकल सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड के रूप में चल रहा है समसामयिकी एवं जनरल नॉलेज। अब कई लोग यहां पर समसामयिकी को लेकर के ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उनको दिमाग में आइडिया रहता है कि समसामयिकी सही क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज से भी 4 से 5 क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। तो टोटल मिलाकर के समसामयिकी और जनरल नॉलेज से 6 to 8 क्वेश्चन आते हैं। अब हम क्रम से एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि क्या वो टिप्स है जिनकी वजह से इतने बड़े सिलेबस को हम आसानी से कवर कर पाए। तो टिप्स में हम देखते हैं, सबसे पहले इन विषयों का जो विषय दिए गए हैं इन विषयों का क्रमवार तथा क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले विषयों का क्रमवार तथा क्रमबद्ध। एक सवाल यहां पर दिमाग में बन रहा है कि ये क्रमवार और क्रमबद्ध ये शब्द क्या है, क्रमवार का मतलब क्या है। हमें सीक्वेंस आना चाहिए। इसका मतलब जो पुरानी स्लाइड में हमने दिया कि एक सीक्वेंस, जैसे कई विद्यार्थी हैं हो सकते हैं कि वो भारतीय राज्य व्यवस्था को उठाया और अध्ययन करने लगे, कभी अर्थव्यवस्था उठाया अध्ययन करने लगे, कभी हो सकता है विज्ञान पर अध्ययन करने लगे, लेकिन इनका एक प्रॉपर चैनल है। अगर उस प्रॉपर चैनल के अंदर में अगर स्टडी की जाएगी तभी हम बेहतर अपनी पकड़ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल भारत एवं विश्व का भूगोल ही शुरू क्यों किया गया, ये क्रम है हमारा। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व के भूगोल, जब कभी दुनिया के अंदर में कोई भी घटना घटित होती है और कोई भी चीज घटित हो रही हो तो आखिर वो कहां घटित होती है? इस ब्रह्मांड के अंदर, इस अर्थ के अंदर, इस पृथ्वी पर ही ये घटना घटित होती है। और कोई आविष्कार हो रहा है तो भी हो रहा है। अगर हमें किसी भी क्षेत्र के अंदर में, अगर किसी क्षेत्र के अंदर में कि विश्व के अंदर में किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी हो, किसी रीजन के बारे में जानकारी हो, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में हमारे ज्यादा देर तक रह सकता है, वो दिमाग में हमारे ज्यादा देर तक रह सकता है। अपेक्षाकृत तथ्यों को अपने ध्यान में रखना। अब एक सवाल बनता है कि अगर हम भूगोल का अध्ययन करते हैं, सर्वप्रथम तो हम यहां पर जान ले कि लगभग बैलेंसिंग आपकी आती है। 4 क्वेश्चन भारत के भूगोल से और 4 क्वेश्चन विश्व के भूगोल से आते हैं। लेकिन हम अगर वर्ल्ड मैप पर अगर बेहतरीन अगर अपनी पकड़ बन जाती है कि कौन से देश कहां पर हैं, कितने कॉन्टिनेंट हैं, उसमें प्रमुख देशों की, जरूरी नहीं कि हमें समस्त देशों के बारे में जानकारी हो, लेकिन अगर प्रमुख देश के बारे में जानकारी है, वो किस रीजन में रहते हैं, वो किस क्षेत्र में रहते हैं, तब हमारा आसान हो जाएगा उन विषयों को लर्न करना, चूंकि हम इंटर रिलेट कर पाते हैं। अब एक सवाल बन रहा है यहां दिमाग में, और वो सवाल क्या है कि भारत और विश्व के भूगोल में सर्वप्रथम क्या शुरू करें? तो विश्व के भूगोल को शुरू करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप इसके अंतर्गत यूनिवर्स
सबसे पहले यूनिवर्स पर स्टडी करते हैं, आप ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं, यानी आपको ब्रह्मांड पर अध्ययन करना होगा। ब्रह्मांड के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि आजकल परीक्षाओं में अगर एसएससी, रेलवे, इन एग्जामों में देखा जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ में इस पे और किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, प्लैनेट्स जो आपके ग्रह हैं, ग्रह से रिलेटेड इस पे सवाल लगातार आ रहे हैं कि कौन सा चमकीला ग्रह है, कहां से कौन सी चीजें हैं। उसके बाद में ग्रहों के बाद में पृथ्वी, ये जो तीसरा आपका चैप्टर पृथ्वी है, यहां से लगातार इसको एक्सटीरियर और इंटीरियर करके आ जाता है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना और पृथ्वी की गतियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो लगातार यहां से आ रहे हैं। अगर ये कंप्लीट है, पृथ्वी पर सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी लिथोस्फीयर हमने कंप्लीट कर लिया है, वो स्थल मंडल तैयार कर लिया है, तब इसके बाद में क्या क्वेश्चन बनेगा? अब यहां अगला क्वेश्चन बनता है कि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की तैयारी, यानी अब इसके बाद में जो हमारा चैप्टर होगा वायुमंडल और उसके बाद में होगा जल मंडल। अब देखिए कि ब्रह्मांड से एक, ब्रह्मांड और ग्रहों से 1 से 2 क्वेश्चन लगातार, पृथ्वी से 1-2 क्वेश्चन और वायुमंडल और जलमंडल से भी 1 क्वेश्चन लगातार आ रहा है। जैसे पिछले एग्जाम में अगर आप एक बार रिव्यू करके देखें तो वायुमंडल में ही क्वेश्चन आ गया था कि उल्का पिंड जो है वायुमंडल की किस परत में जल करके खाक हो जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा? मेसोस्फीयर में, मध्य मंडल में। तो कहने का मतलब एक ना एक क्वेश्चन जलमंडल के अंदर में सवाल कहां से ज्यादातर आते हैं। समटाइम्स कभी कभी आप देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन जो है किसी महासागर से रिलेटेड आ गया कि सबसे गहरा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, लेकिन ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो महासागरीय धाराओं से, कि महासागरीय धाराएं वो किस तरीके से हैं और कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है। एक क्वेश्चन लगातार इस पे बन रहा है, तो इसलिए आपको इस पे फोकस करना होगा कि वो किस महासागर में चल रही है और किस प्रकार से वो गर्म धारा है या ठंडी धारा है या उसकी अन्य कोई विशेषता है, या महासागरों में धाराओं के चलने के बाद में धाराओं का एक चक्र बन जाता है तो वो गियर का भी निर्माण करते हैं, गियर्स का निर्माण करने लगते हैं। तो पांचों महासागरों के अंदर में कौन कौन से जगह पर कौन कौन से गियर बने हुए हैं, ये इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो विश्व का भूगोल है ये महत्वपूर्ण इतना होने के बाद में एक बायोस्फीयर भी आता है। अब बायोस्फीयर के अंदर में क्या चीजें आती हैं? सवाल बनता है कि बायोस्फीयर के अंदर में तो हमारे जो नेशनल पार्क हैं, जो ग्रीन ग्रास लैंड्स हैं, जो घास के मैदान हैं, वहां से, या कौन सी ट्राइब्स किस जगह पे रहती, वहां से ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये चीज करेंगे। अच्छा, ज्योग्राफी के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आती है कि अगर आप किसी चीज का अध्ययन करने चल रहे हैं तो आप मैप के माध्यम से ही अध्ययन करें। विदाउट मैप, आप बिना मैप के अगर आप चाहें कि इस पे अपनी अच्छी पकड़ बन सकती है तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन वो बड़ा टफ रहेगा। ज्यादा देर तक अगर आपको दिमाग में अगर ये डेटा रखना है तो आपको मैप के थ्रू अध्ययन करना होगा। अब एक सवाल बना कि भारत के भूगोल में, जैसे एक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हुआ, भारत के भूगोल के अंदर में यहां से क्या सवाल अगर बन रहे हैं तो सर्वप्रथम भारत का भूगोल बेसिक फैक्ट, इंडियाज बेसिक फैक्ट, यानी भारत के जो मूलभूत तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी कि किस लैटिट्यूड पर है, किस लॉन्गिट्यूड पर है, कौन सी अक्षांश रेखा, कौन सी देशांतर रेखा, साथ ही साथ में अक्षांश देशांतर रेखाओं के साथ में इनके विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी, जैसे जनसंख्या से संबंधित जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से जनसंख्या से संबंधित इस पे जानकारी। उसके बाद में इसके अगले स्टेप पर अगर देखा जाएगा तो भारत को 5 भौगोलिक भागों में विभक्त कर दिया गया। उत्तर के हिमालय की बात कर दी गई। सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आप एक मैप में अगर इस चीज को अगर यहाँ पर समझे तो इस तरीके से एक मैप के माध्यम से ऐसे, ये एक मतलब समझने के लिए मैप है। अब इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस अक्षांश पर, किस अक्षांश के मध्य और किस देशांतर के मध्य में भारत की स्थिति है। ग्लोब के अंदर में अगर इस चीज को ग्लोब के भी अंदर में देखना हुआ कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहां बनी हुई है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही, अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, भैया उत्तर वाला गोलार्ध है और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध और ये इधर से पूर्व है और ये आपका पश्चिम। जीएमटी लाइन जो है आपकी ग्रीनविच मीन टाइम, इस लाइन से पूर्व वाले, तो इसको हम कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब एक सवाल बना, अब यहां पर आप देखें कि लग्न करना, अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आया कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध,
भारत की स्थिति है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, या और इस तरीके से ऑप्शन उन्होंने बना दिया। तो इस ऑप्शन को आप कैसे जो है समझेंगे? अगर आपको मैप की जानकारी है, मैप पर अगर आपने सीख लिया, तो ये चीजें आप आसानी से लाइफ टाइम याद रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी चीज, दूसरा एक सवाल बन रहा है कि जब भारत को 5 भागों में विभाग कर दिया गया, तो लगातार सबसे पहले जो आपका उत्तर का हिमालय, उत्तर का विशाल हिमालय, यहां से लगातार 1-2 सवाल आ रहे हैं। किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं? जैसे उसमें दर्रे, कौन कौन से पासेस दर्रे वहां पर हैं, वहां से सवाल आ रहा है। जैसे एक सवाल और बन जाता है कि कौन सा हिमालय किन किन मध्य के अंदर में, असम हिमालय कहां पे है, मान लीजिए यहां पर आ गया कि कुमायूं हिमालय, सबसे लंबा हिमालय जैसे नेपाल हिमालय, तो यहां से एक सवाल आ गया किन नदियों के बीच में है, ये एक सवाल बन जाता है आपका। दूसरी चीज है जो आगे की चीजें आ जाती है इसमें, जैसे आप इस पे देखेंगे कि क्या है, ये उत्तर का विशाल मैदान। अब यहां से भी अगर आपको क्रम से देखने तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि यहां उत्तर के या आपको विशाल मैदान में किस तरीके से बने हुए। नेक्स्ट, ऐसे इसी तरीके से आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू की ओर डिवाइड किया गया है, आपके कोस्टल जो तटीय मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार ये आपका हो गया। तो और यहां पर जो है ये आपके आइलैंड हो गए, अर्थात आपके द्वीप समूह हो गए। तो 5 भागों में विभक्त करके अगर क्रमवार हर चीज पे मैप बना करके अलग अलग मैप, आपको इसमें सबसे पहली चीज ये है कि अलग अलग मैप आपके पास में होना चाहिए, हर चीजों के अलग अलग मैप। अगर आप ट्राइब्स दिखा रहे हैं तो ट्राइब्स सब बना करके कहां पे कौन सी ट्राइब्स हैं, कहां पे मुंडा है, कहां पे हो जनजाति है, कहां पे कागर जनजाति है, कहां चेचू है, इस तरीके से आपको जानकारी होना चाहिए और उसको मैप के थ्रू आप पढ़ें। सबसे पहली चीज है मैप के थ्रू पढ़ें। अब एक दूसरा सवाल बन गया कि हमारे पास में ये मान लीजिए सपोज कंप्लीट हो गया, नदियों से भी सवाल यहां से लगातार बन रहे हैं, रिवर सिस्टम से उस पे कौन कौन से डैम बनते उनको भी मैप पर देखा जा सकते। रेलवे के अंदर में आप देख रहे होंगे कि जीएस में किस तरीके से कि कौन सा सेंटर कहां पर बना हुआ है, इसका उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है, उसको भी मैप के माध्यम से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके और डिवाइड करके आसानी से मैप के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि विषयों का क्रमवार और क्रमबद्ध अध्ययन, यह सवाल एक सबसे महत्वपूर्ण है। क्रमवार, क्रमबद्ध का मतलब हो गया कि जैसे अभी हमने क्रम बताया कि सबसे पहले ये पढ़ें फिर ये पढ़ें, या हम विश्व के भूगोल को पढ़ें, ये तो हम क्रमबद्ध अध्ययन है। लेकिन क्रमवार विषयों का कैसे हम चुनाव करें कि अगर हम कोई न्यू एक पहली बार कोई विद्यार्थी है और इसकी तैयारी शुरू कर रहा है, तो वो सबसे पहले किस सब्जेक्ट को उठाए और जिससे उसका बेहतर हो पाए। देखिए कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर जिसमें इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट लेकर बढ़े, तो वहां सवाल बन जाता है कि आपका इंटरेस्ट है, नो डाउट आप उसको तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अब आपके सामने समस्या है कि जब आपके एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं तो वहां पूरा ओवरऑल आता है, वहां आपके इंटरेस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो जब तक आपको संपूर्ण सिलेबस की जानकारी नहीं होगी, संपूर्ण सिलेबस पर आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक आप इस विषय के अंदर में ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्रमवार। अच्छा सवाल बनता है कि ये जो है ये क्रमवार की बात क्या है। जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी के अंदर में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, चूंकि समस्त प्रकार की घटनाओं को हम यहां से सीख लिए, नदी नालों का निर्माण हो गया, और जब नदियों का निर्माण हो गया, सब चीजों का निर्माण हो गया, अब हमें जानकारी हो गई, तो एक और भी बात आती है दूसरे विषय के रूप में कि भारतीय इतिहास, इसकी शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहले एक सवाल बनता है कि अगर भारतीय इतिहास की शुरुआत की जाए, ज्यादातर जो आपके यहां क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब एक शुरुआत, यानी जो शुरुआत, वैसे तो आदि मानव काल अन्य भी आते हैं, पाषाण काल भी आता है, लेकिन जो आपकी भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सवाल बनता है कि जब जिसको इस मैप में पता होगा कि सिंधु नदी कहां पे है, यानी एक सवाल जब जिसको ये चीज मालूम होगा कि सिंधु रिवर कहां पे है, तो वो आसानी से आराम से उस चीज को लर्न कर सकता है और ज्यादा देर तक उसके माइंड में सेटअप बन सकता है कि सिंधु नदी के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ। अब किनके क्या कारण, रावी के किनारे, रावी नदी के किनारे। तो ये जानकारी हमको कहां से मिल रही है, ये जानकारी हमको प्राप्त हो रही है भूगोल विषय से। अगर भूगोल का अध्ययन नहीं होता तब आपको कहीं ना कहीं लर्न करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि ये कहां पे, लेकिन अगर आपको ये जानकारी पहले से है, भूगोल का आपने अध्ययन किया, तो अब हमने कह दिया कि मालवा के पठार में इस तरीके से हुआ, तो एक यहां पे हो गया। भारतीय इतिहास में कहा गया कि रायचूर का द्वार,
अब यहां पे बात आई कि रायचूर के दोआब के लिए कई बार, अब वो आइडिया कि रायचूर का दोआब है कहां, अब वो कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर के बीच में दोआब क्या है। तो एक सवाल ये हमेशा रहेगा कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक जानकारी है किसी भी क्षेत्र की, तो आप आसानी से उसके इकोनॉमिकल, उसके मतलब आर्थिक और उसके सामाजिक, उसके धार्मिक अन्य चीजों को कहीं ना कहीं रिलेट करके आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और वो कॉन्सेप्ट ज्यादा देर तक आपके दिमाग में बना रहेगा। यह क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी नदियों के किनारे विकास शुरू हो गया। अब दुनिया के अंदर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आप देख लीजिए मिस्र की सभ्यता को देख लीजिए, नील नदी के किनारे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में ऐसे दिया गया। अब एक सवाल यह बनता है कि जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए इन नदियों के किनारे बना हुआ, अगर इनकी जानकारी है तो आप आसानी से बहुत देर तक याद रख सकते हैं। अब एक सवाल यहां पर और भी हम लोग देते हैं कि क्या इसको, इस गुत्थी को हम सुलझाते हैं। देखिए भारतीय इतिहास में क्रम ज्यादातर हमारे किन किन क्वेश्चन, मतलब किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक आध क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ, उसकी सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था कौन कहां पे है, लोथल से क्या प्राप्त हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं लगातार, उनका एक सिस्टमिक आपको अध्ययन करना होगा। उसके बाद में आप इसके क्रम में आगे बढ़ेंगे तो वैदिक केस से देख लीजिए, वैदिक काल से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। वैदिक काल का जब समापन होता है तो उसके बाद में आ जाता है धर्म। भारत में दो महत्वपूर्ण धर्मों की उत्पत्ति हो जाती है और उस पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, जैन और बौद्ध धर्म से लगातार आप देखेंगे कि क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उसमें सवाल आ जाता कि कहां पे कुंडग्राम में हुआ, कहां वैशाली। अगर आपको मैप के थ्रू जानकारी है, अगर आप उन चीजों को बना बना करके और अध्ययन कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट ज्यादा देर तक दिमाग में बना रहेगा, सीधी सी बात है। अब इसी तरीके से एक क्रम आप आगे देखेंगे तो मौर्य काल, उसके बाद में गुप्त काल और उसके बाद में वर्धन वंश, इस तरीके से धीरे से समाप्त होती है मतलब आपका एंशिएंट हिस्ट्री, आपका प्राचीन इतिहास इस तरीके से आपका समाप्त होता है। इसके आगे वाले में देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत, उसके बाद में मुगल काल क्रम से आता है और उसके बाद में फिर अंग्रेजों के आगमन के साथ ही, अंग्रेजों के, पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही धीरे धीरे हम शुरुआत कर देते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। तो अब आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है, यह क्रम आपका आगे बढ़ता जाता है और उसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि आंदोलन 1857 की क्रांति हो गया और उसके आगे के क्रम में बढ़ते जाएंगे। 1857 की रेवोल्यूशन है, वहां से लगातार सवाल आ रहे हैं। बरेली में कौन, किसने जो है कौन दमन करता था और कौन वहां पर जो है नेतृत्व करता था। इलाहाबाद के अंदर में कौन दमन करता था और इलाहाबाद के अंदर में कौन नेतृत्व करता था अंग्रेजों की तरफ से। या ये सब कहीं ना कहीं सवाल, अगर आपको मैप के बारे में जानकारी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जैसे उस दौरान 1857 की रिवॉल्यूशन में जो महत्वपूर्ण स्थान है वो कहां से आए, तो आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, चूंकि आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगी। अब एक अगले स्टेप पर हम लोग इसमें चलेंगे, भारतीय इतिहास में अगला स्टेप। अब जब ये भारतीय इतिहास में चूंकि आजादी की मांग की बात चल रही थी लगातार जो है, और उसके बाद में जब देश आजाद होता है और आजादी होने के पहले वो क्या कह रहे थे कि हमें अपना संविधान खुद बनाना है, उसी की बात चल रही थी लगातार। जब संविधान बनाने की बात हुई तो कहीं ना कहीं अब इसका अगला जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए विद्यार्थी को, वो अगला सब्जेक्ट क्या पढ़ना चाहिए, भारतीय राज्य व्यवस्था। क्यों भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना चाहिए? क्योंकि सीधी सी बात है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की जो जड़ें हैं हमारे यहां, वो भारतीय इतिहास में छुपी हुई है। हमारे यहां के जो रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, तमाम एक्टों के बाद में पारित होते होते चार्टर एक्ट, 1858 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, इस तरीके से तमाम अधिनियमों के पारित होने के बाद में तब हम भारतीय इतिहास की बात, अंत में 1946 के अंदर में जब यह बात होती है संविधान सभा की, बिल्कुल संविधान सभा के गठन की बात हो जाती है और 9 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम संविधान सभा की पहली मीटिंग होती। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जो संवैधानिक विकास है भारतीय इतिहास के अंदर में छुपा हुआ है। तो भारतीय इतिहास के अंदर में ये, और यहां से लगातार क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, देख सबसे पहले किन किन टॉपिकों से हम देख रहे हैं कि लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक आपके सामने आ जाता है, जो फर्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है, वो संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास यानी फर्स्ट आपका जो इसमें होगा वो आपका संवैधानिक विकास। अब
संवैधानिक विकास से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एक सवाल बन सकता है कि संवैधानिक विकास, तो सारे जितने एक्ट पारित हुए उनकी आपकी बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए। यहां से एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर एक बात आएगी कि संविधान के कितने भाग हैं, ओवरव्यू में आप देखेंगे कि कितने भाग हैं संविधान को, जैसे प्रारंभिक रूप से जो 22 भागों में विभक्त किया गया, बाद में 25 भाग हो गए, तो सब भाग के रूप में, लेकिन जो 22 भाग के रूप में मूल रूप से हैं उन पूरे भागों को डिवाइड करिए। उसके बाद में एक एक करके एक एक भाग में किस किस तरीके से कि किसी क्षेत्र में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पहले भाग में, दूसरे में नागरिकता के बारे में कह दिया गया, तीसरे के अंदर में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, चौथे के अंदर में डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में व्याख्या की गई है। तो एक क्रम से, यानी इसके महत्वपूर्ण टॉपिकों में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो अभी हमने बताए हैं कि भाग हो गए, उसके बाद में महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, महत्वपूर्ण लगते हैं, उन अनुच्छेदों को आपको तैयार करना होगा। अब सारे आर्टिकल, चाहे वो केंद्र शासन केंद्र से संबंधित हो और चाहे राज्य से संबंधित हो, वहां से लगातार, और इसके साथ ही साथ में जब संवैधानिक विकास के अंदर में एक क्वेश्चन जो आपका पुराना हमेशा से आता है कि यह व्यवस्था हमने कहां से लिया। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकाल को हमने जर्मनी से अडॉप्ट किया, अब यह क्वेश्चन सीधा बन जाता है। इसी तरीके से संविधान, जो संवैधानिक संशोधन है, यह हमने कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको संवैधानिक विकास के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे, भागों का अध्ययन करेंगे, और 4 पार्ट, जो लगातार 4 पार्ट बने हुए हैं, सबसे पहले 4 पार्ट पे आप फोकस कर लें। मौलिक अधिकार मेन आपका क्वेश्चन है, वहां से 1-2 क्वेश्चन, हमेशा कंफ्यूजन वहां पर 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 23 से लगातार 20, 21, 22 के अंदर में कंफ्यूजन हो रहा है। तो जो पार्ट है आपके, जैसे आप इसको देखें कि जिन पार्टों पर अगर आपकी पकड़ मजबूत नहीं बन पा रही है तो आप उसके लिए क्या करें, उसको प्रॉपर नोट्स बना करके उसको बड़े बड़े साइज में लिख करके अंडरलाइन करें। यही एक तरीका है, क्योंकि जब आप जिन चीज को छोड़ देंगे, जिसको आप अवॉइड करेंगे कि ठीक है एक बार पढ़ लिया, इस पे कंफ्यूजन हो रहा है, उन चीजों को लगातार सामने रखना होगा। अब भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित इन सब चीजों को अध्ययन करने के बाद में, चाहे वो हमारा कह लीजिए कि राज्य व्यवस्था में आगे अगर देखें डीपीएसपी के बाद में संघ की कार्यपालिका की बात की जाएगी, उसके बाद में राज्य की कार्यपालिका की बात की जाएगी, दोनों के संबंधों पर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सब जब खत्म हो जाता है तो उसके अगले स्टेप पर अगर हम बढ़ेंगे तो फिर क्या, अब इसमें अगला हम देखते हैं कि उस तरीके से क्या आ रहा है इसमें। भारतीय अर्थव्यवस्था जब संविधान बन करके तैयार हो गया, जब सिस्टम बन करके तैयार हो जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है, अर्थव्यवस्था को चलाने की बात होती है। समस्त सरकारें आती हैं और वो अपने ढंग से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे, उसको विकास के मार्ग पर लाने के लिए अपने अपने तरीके से देती हैं। तो अगर आप देखिए, जैसे पहले बंद अर्थव्यवस्था के रूप में, बाद में फिर ओपन अर्थव्यवस्था, कि भाई ये बंद अर्थव्यवस्था, ये खुली अर्थव्यवस्था है, कौन सा जीडीपी जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी की जाए। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, इसमें विकास हुआ, तो हम एक अपने काफी मुकाम पर बढ़े। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये काफी आगे चल रही इस समय। कारण क्या है, उसके पीछे कारण है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था को बनाने वाले लोग हैं, जो हमारे सरकार थे, जो हमारी सरकार है, और जो आरबीआई, ये दोनों मिल करके हम सरकार के माध्यम से आरबीआई उनको इंस्ट्रक्शन लेते हुए, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की। अब यहां जो जीएस के अंदर में क्वेश्चन आते हैं, जीएस के अंदर में आप देखें एसएससी के अंदर में जो क्वेश्चन आते हैं, देखो मेन पॉइंट की भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, उसकी क्या विशेषताएं, पहला तो सवाल यहां से पुटअप कर दिया जाता है। और सेकंड नंबर पर जो इसमें बात, 2 चीजें लगातार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गरीबी और बेरोजगारी। अब गरीबी और बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर में यह महत्वपूर्ण, यानी पहले तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी क्या विशेषताएं, उसके लिए क्या नॉर्म्स बनाए गए हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन। दूसरे नंबर पर गरीबी, कितनी प्रकार की योजनाएं, जो समस्त प्रकार की योजनाएं भारतीय सरकार के द्वारा चलाई गई हैं और करंट में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, वहां से संबंधित लगातार इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि गरीबों को मापने का क्या मापदंड है, कि किस तरीके से कहा जाएगा कि अमुक व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे। तो एक क्वेश्चन यहां पर बन रहा है।
बेरोजगारी से संबंधित बेरोजगारी की दर किस तरीके से बढ़ रही है, यहां से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। अब उसके बाद में जो हमारा अर्थव्यवस्था में जो कोर सब्जेक्ट के रूप में होता है, वो कोर सब्जेक्ट के रूप में अगर आप देखेंगे तो आपका डिमांड एंड सप्लाई, यानी मांग और पूर्ति, अर्थात यहां मांग और पूर्ति का सवाल लगातार, मांग वक्र क्या है, पूर्ति वक्र क्या है, और सब डायग्राम के आधार पर अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपकी बेहतर तैयारी हो पाती है। तो मांग और पूर्ति के आधार पर पहली चीज हो गया। दूसरी चीज है इन्फ्लेशन को लेकर के, यानी मुद्रा अपस्फीति। तो मुद्रा स्फीति को लेकर के, अपस्फीति को लेकर के, मुद्रा से संबंधित ये बातें इस लगातार है, अर्थात आरबीआई का जो भी कॉन्सेप्ट है बैंकिंग से रिलेटेड, वहां से इस पे क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब नेक्स्ट इसके अगले स्टेप पर अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था में, इस तरीके से ये जो कोर सब्जेक्ट है, जहां से प्रमुख रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन है, चाहे वो एग्रीकल्चर में देखें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, इस तरीके से आ रहा है, लेकिन प्रमुख चीजें करंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि करंट पर आधारित कुछ तो कोर सब्जेक्ट पर है जो आपके प्रमुख विषय से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जगह गरीबी है, बेरोजगारी है, इस पे कोर सब्जेक्ट के अलावा आपको कुछ करंट से जोड़ करके आपको अध्ययन करना होगा, जो कि महिंद्रा गुरु समय समय पर आपको समस्त योजनाओं के बारे में समस्त जानकारियां आपको डिजी पेज और डिजी नोट्स के माध्यम से देता है, वहां से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद में जब इन विषयों की प्रिपरेशन हो जाती है आपके पास में, तो नेक्स्ट इसके अगले स्टेप पर देखेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है एसएससी के अंदर में, जहां से लगातार और सबसे ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि इसको हम कई भागों में डिवाइड करने का काम करते हैं, जैसे किन किन भागों में डिवाइड करके रखे हैं, जैसे अगर हमने देखा तो इसको हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, सबसे पहले भौतिक विज्ञान के अंदर में, उसके बाद में नेक्स्ट रसायन विज्ञान, अब रसायन विज्ञान के बाद में नेक्स्ट इस पे आ जाता है जीव विज्ञान। अब उस जीव विज्ञान के अंदर में जूलॉजी बॉटनी यानी दोनों को इंक्लूड किया जाता है, अर्थात वनस्पति विज्ञान भी उससे आता है और जंतु विज्ञान से भी सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा यही से सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर एक ओवरव्यू में देखें तो अगर आप देखें तो 3 to 4 क्वेश्चन सिर्फ यहां से, और रसायन विज्ञान के अंदर में मात्र अगर आप देखें एक बार ओवरव्यू करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, और जीव विज्ञान के अंदर में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। कहां से? जीव विज्ञान के अंदर में। तो 7 to 8 क्वेश्चन अगर जीव विज्ञान के अंदर में बन रहे हैं, तो कुछ वो जंतु जगत से भी होगा और कुछ वो पादप जगत से भी होगा, दोनों जगह से मिलाकर। लेकिन सिर्फ इतना मात्र कह देने से ही ये सामान्य विज्ञान कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि सामान्य विज्ञान के अंदर में रक्षा विज्ञान को भी सम्मिलित किया जाता है। तो अब एक सवाल बनता है, क्या रक्षा विज्ञान पे बहुत ज्यादा अध्ययन हमें करना होगा? नहीं। रक्षा विज्ञान से संबंधित सिर्फ जो करंट में डेटा आ रहा है, कोई मिसाइल छोड़ी गई है, कोई अंतरिक्ष में से संबंधित कार्य हुआ है, सिर्फ उन्हीं टाइप के सवाल इस पे आपको प्रिपेयर करना है। कोई भी टैंक बनाया गया है, कहीं कोई युद्धाभ्यास किया गया है, वो सब सवाल रक्षा विज्ञान से आ रहे हैं और निश्चित रूप से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह हो जाती, अगर आप इन चीजों को डिवाइड करके प्रॉपर रूप में नहीं रखेंगे, थोड़ी सी तैयारी सतही जानकारी से आपके सिलेक्शन होने में आपके प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। लेकिन जब आप पूरी चीजों का अध्ययन करेंगे, अब एक आप देख रहे होंगे कि इतनी से ही नहीं, अगर एक इसमें और चीज जुड़ जाती है जो महत्वपूर्ण है, वो कंप्यूटर। अब कंप्यूटर पर भी यहां से सवाल बन जाते हैं। अब क्यों कंप्यूटर पर क्वेश्चन बन जाता है? एक सवाल बना कि कंप्यूटर 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब जीएस के अंदर में एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर पर बन जा रहे हैं। तो ये आपका सामान्य विज्ञान से रिलेटेड यहां से क्रमवार इस पे क्वेश्चन बनता है। इनका सिस्टम ये होना चाहिए, सामान्य विज्ञान का अध्ययन, सामान्य विज्ञान सिर्फ एग्जाम्पल बेस ही पढ़ा जा सकता है। अगर आप, जैसा कि आपने पहले सुना होगा कि विज्ञान आओ करके सीखें, अगर आप विज्ञान आओ करके सीखे, अर्थात एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं, तो इस पे आपकी अच्छी पकड़ बन सकती है। नेक्स्ट इसके अगले स्टेप पर हम लोग लास्ट में चलते हैं, समसामयिकी एवं जनरल नॉलेज। ज्यादातर विद्यार्थी हमारे ये समझते हैं कि समसामयिक करंट अफेयर्स पढ़ लिया, समसामयिकी पढ़ लिया, वो प्रिपेयर हो गया। नहीं,
क्योंकि जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा, इस तरीके से भारत में सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे प्रथम, इस तरीके से भी क्वेश्चन यहां से आते हैं। भारत में किस प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से नृत्य जो है कहां पे, कौन कौन से शास्त्रीय संगीत हैं जहां पर, तो यहां से भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, कौन कौन से स्लोगन्स, नारे इस तरीके से दिए गए, एक पुस्तकें कौन कौन सी प्रारंभिक काल की रही, तो वो सब एक क्वेश्चन जी के टाइप का बनता है जो यहां से क्वेश्चन आ रहा है। और इस तरीके से समसामयिकी और समसामयिकी और इसको मिला करके 7-8 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल मिला करके हम लोगों का कंप्लीट रहा। और नेक्स्ट इसके बाद में अगले स्टेप पर हम लोग थोड़ा सा एक चीज देखें कि अब हम लोगों को जो अंतिम रूप से यानी क्रमवार और क्रमबद्ध अध्ययन के बारे में समझ गए, लेकिन अब इसका अध्ययन करते समय प्रत्येक विषय पर आप स्वयं के द्वारा निर्मित नोट, प्रत्येक विषय पर आपके स्वयं के द्वारा निर्मित नोट होने चाहिए। यानी प्रत्येक विषय पर आपके स्वयं के द्वारा निर्मित नोट्स का मतलब यह है कि जितनी चीजें आपने अध्ययन किया हुआ है उनका आपको प्रॉपर रूप से नोट होना चाहिए, जिन्हें आप महिंद्रा कहां से प्रिपेयर्ड, जिन्हें आप महिंद्रा ग्रुप के स्मार्ट क्लास या महिंद्रा पब्लिकेशन की जो नवीनतम सामान्य अध्ययन की पुस्तक है वहां से हेल्प लेकर के, सहायता लेकर तैयार कर सकते हैं। और जो तैयार नोट है, अब सवाल यहां बनता है कि जो तैयार नोट है उसको एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो चाहे जितना पढ़े वो सब बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में हम लोग कुछ और भी चीजें हैं कि महिंद्रा ग्रुप पर जो डिजी पेज और डिजी नोट्स का नियमित रूप से जो आपको दिया जा रहा है प्रतिदिन अध्ययन करके, उस पे अच्छी पकड़ बनाई जा सकती है, क्योंकि सामान्य अध्ययन के समस्त विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सप्ताह में कम से कम 1 या 2 ऑनलाइन स्पीड टेस्ट अवश्य देने चाहिए, क्योंकि बल्लेबाज कितना ही धुरंधर क्यों ना हो, बिना प्रैक्टिस के अगर मैदान में उतरता है तो उसकी जीत पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, किंतु यदि वह पूरे अभ्यास के साथ मैदान में आता है तो उसके जीत की संभावनाएं निश्चित रूप से बढ़ जाती हैं। उपरोक्त रणनीति को, जिस पर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, उपरोक्त रणनीति को ध्यान में रखकर यह तैयारी की जाए तो सामान्य अध्ययन विषय पर महत्वपूर्ण पकड़ बनाई जा सकती है। और जिस रणनीति की आज चर्चा की गई है उसे मात्र सुन लेना या जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसको अमल में लाना नितांत आवश्यक है। चूंकि आपकी सफलता हमारी सफलता है। धन्यवाद।